देखिए, ये जो रोजगार की बात करते हैं और 10 लाख नौकरियां, इतना बड़ा देश, करोड़ों लोग अभी काम में है, 45% बताया। 142 करोड़ की जनसंख्या में 45% कितना बड़ा आंकड़ा है। 10 लाख नौकरियों से कुछ नहीं होता। इसलिए ये जो सोच है कि सरकार नौकरियां देगी और उसी से बेरोजगारी दूर होगी, ये गलत है। इसलिए सरकार को नहीं, बट सरकार से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करें नौकरी? टैक्स पे टैक्स दिया जा रहा है, सरकार क्यों नहीं देगी? सिद्धार्थ, 10 लाख लोगों से को नौकरी दिला दोगे तो क्या, मुझे ये बताओ कि क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? तो फौज में भी नौकरी को कॉन्ट्रैक्चुअल बना दिया, ये बात से मैं सहमत नहीं। क्यों नहीं दे सरकार? बात पूरी करूं पहले। 10 लाख बोल रहे हैं। नहीं, 10 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं सिर्फ 2% जनता को मिलती हैं। आप 2% को 3% कर देंगे। समस्या तो 94% की है ना। तो वही बता रहे हैं कि 94% तो इस समय आपको 23 करोड़ नौकरी चाहिए। 10 लाख नौकरियों से क्या होगा? 70% लोग देश में 70% लोग गाँव में रहते हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं अपनी बात पूरी करूं। 10 लाख आपने बीच में टोका, मैं बात पूरी करूं कि आप 70% लोग गांवों में रहते हैं। गांवों की आमदनी और शहरों की आमदनी में 12.3 गुना का अंतर है। इसलिए जरूरी है कि गांवों में लोगों के रोजगार बढ़े, गांवों में लोगों के लिए आमदनी बढ़े, वो जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर हम खाना जरूर परोसवा सकते हैं कि हम 160 फीट ऊपर ले आए हैं। और हमारे दर्शक गर्मा गर्मी बढ़ रही है, उससे पहले थोड़ा हवा ठंडी चल रही है। यहाँ पर देखिए, आज तक ने हमेशा ही बजट को सरल करके आपके सामने पेश किया है। बजट बाजार हम लेकर आए, छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे प्रतीक रहे हमारे वो। अब देखिए, ऐसा हो सकता है आप हम जैसे अपनी उड़न स्टूडियो लेकर आए हैं, फ्लाइंग स्टूडियो लेकर आए हैं, वैसे कोई अपना हवाई स्टूडियो भी लाए, लेकिन आज तक ने शुरुआत इसकी कर दी है। शुरुआत कर दी है। आसमान से आप बजट पे डिस्कशन देख रहे हैं। फ्लाइंग स्टूडियो इसे कह लीजिए, उड़न खटोला कह लीजिए बजट के लिए, लेकिन एक अलग अंदाज में ठंड हवाओं के बीच एक गर्म बहस आप देख रहे हैं। कुछ खाने का भी अब सामान धीरे धीरे आएगा सबके सामने में। लेकिन एक सवाल जो मेरा था, उनकी बातों का जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, उन्होंने, आप हमेशा कहते हैं ऑपोजिशन कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं, उन्होंने सॉलिड दिए। अब टिकट तो उनको अपनी पार्टी से ही जीतना होगा, और क्या पता एक दिन गौरव वल्लभ साहब, वैसे भी 5 ट्रिलियन में कितने जीरो है, वो सबकी क्लास लगाते हैं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं। लेकिन मिडिल क्लास को भी साहब याद है, या मिडिल क्लास को भूले गए हैं? देखिए अंजना जी, क्योंकि मौजूदा सरकार को लग रहा है कि अपने स्कीम्स जिनको लेके हम रूल, जो कि एक वक्त पर इनका वोट बैंक था, उनको हम अपनी तरफ कामयाबी से, सुनिए ना, पहले से ही कहाँ बोल रहा हूँ? अब 10 साल का बजट पढ़ के आए, पहले सवाल पूछिए। सुनिए, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक अब ये इमेज बन गई है कि हम किसी तरह से रूरल लोगों को, और हम रीच आउट कर रहे हैं, गुजरात हो, तमाम जगहों पर उनका वोट बैंक आप शिफ्ट करने में कामयाब हुए। मिडिल क्लास को आप झोंक रहे हैं इसकी वजह से। ये छवि है लोगों के बीच में, मिडिल क्लास के लिए कुछ है दिमाग में? अब आप छोटी सी बात देखिए कि अगर जैसे अभी एमएसएमई की बात हो, एमएसएमई में कौन एम्प्लॉयमेंट के लिए है, किसकी है वो? अगर ECLGS एक स्कीम अगर हमने दी, जो उसको मार्च 23 तक बढ़ाया, तो किसके लिए इसका फायदा? किसको? मिडिल क्लास को ही होता है। अगर हमने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स के, लेकिन इस बार बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूर हमारी सरकार जरूर मिडिल क्लास का ध्यान रखेगी और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे अनाउंसमेंट देगी जिससे डायरेक्ट बेनिफिट जो है। कॉमन परसेप्शन है ना सर कि आप मिडिल क्लास की जेब से निकाल कर ना वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉमन परसेप्शन है सर, और ये तब से बना है जब से आपकी ये जो नई स्कीम्स कोविड के बाद शुरू हुई है ना, उसके बाद मिडिल क्लास को ये लगता है कि इसीलिए उनको ज्यादा बोझ वहन करना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन वेलफेयर स्कीम्स पर सरकार और खर्च करने वाली है। 2024 तक तो और ये बढ़ता जाएगा, किसानों की जेब में और जाने वाला है। जी, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन हमारा जो बजटेड था और जो अभी आज के दिन जो एक्चुअल है, उसमें कितने बढ़ोतरी है। तो हमने जो राहत दी है, जो बेटर टैक्स कंप्लायंस की वजह से जो एडिशनल जो कलेक्शन हुआ है, टैक्स टू जीडीपी, जीएसटी में तो कोई राहत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी साथ में मिले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने वैट बनाया। वेलफेयर स्कीम की बात करें, वेलफेयर स्कीम सरकार इस अनाउंस कर रही है, तो उसका फंडिंग भी तो होना चाहिए। तो हमने फंडिंग की है जितने सारे वेलफेयर स्कीम को, तो एडिशनल कलेक्शन। सर ये बताइए कि जो भारी भरकम जो शब्द है ना इकोनॉमी के, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि मैं मिडिल क्लास हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। क्या मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि
मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो अंतर है इस देश में, मैंने अभी आपको बताया कि गांवों में रहने वाले लोग और शहरों में रहने वाले लोगों में 12.3 गुना का अंतर है। 28,000 रुपये वर्सेस 2,80,000 रुपीज। सो हम सब मिडिल क्लास के लोग, मैं भी उसी में आता हूँ, हम सब लोग वी आर ब्लेस्ड पीपल। इसलिए ये हमारा दायित्व भी है। जहाँ तक वेलफेयर स्कीम्स की आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि वेलफेयर स्कीम्स इस समय देश की जरूरत इसलिए बन जाती है क्योंकि जिस प्रकार से इनइक्वालिटीज हैं, जिस प्रकार से गरीबी लगातार इस देश में रही है। आप कहेंगे कि भी इस सरकार के आने के बाद हुई है, तो ऐसा तो है नहीं। बेरोजगारी सरकार के आने के बाद हुई, ऐसा नहीं है, लगातार हुआ है, लगातार ये बढ़ता रहा है। सर, दिस इज रॉन्ग सर। मैं अपनी बात पूरी कि सपोर्ट देना जरूरी है, इसलिए हुआ। लेकिन इस सरकार के दौरान सपोर्ट में एक बहुत बेहतरी आई है जो समझना पड़ेगा कि पहले जो बहुत लीकेज होती थी, आज वो बंद हुई है। वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके कारण सरकार का बहुत पैसा बचा भी है और सरकार ज्यादा लोगों को दे सकती है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर शायद इनकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है।